हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? होप यू आर डूइंग वेल। बच्चों, आज हम अपनी एनवायरमेंटल स्टडीज की बुक लुकिंग अराउंड के थर्ड लेसन फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग का सेकंड पार्ट पेज नंबर 25, 26, 27 पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बच्चों, आपको याद है ना, इस पार्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने स्वाद टेस्ट के बारे में जानकारी ली थी और हमें पता चला कि हमारे टेस्ट का पता हमें हमारी टंग से ही होता है। हमारी टंग हमें अलग अलग टेस्ट के बारे में बताती है। ठीक है ना बच्चों? अब सेकंड पार्ट में हम डाइजेशन पाचन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम पेज 25 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ना और समझना आरंभ कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, we will go through each and every line of our book। हम हर लाइन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सब तैयार हैं? ओके। पर एक चीज बच्चों, इससे पहले पार्ट में हमने 4 तरह के स्वाद के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एक नए स्वाद के बारे में जानकारी लेंगे और ये 5वां स्वाद है। क्या कभी आपने 5वें स्वाद के बारे में पता किया है? क्या आपको पता चला है ये 5वां स्वाद कौन सा है? 4 स्वाद तो हम जानते हैं ना, मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन। ये 5वां स्वाद है उमामी। उमामी एक जापानी शब्द है और इसका मतलब है कुछ अलग सा, खट्टा मीठा सा स्वाद। चलिए इस स्वाद को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देखिए, मिल्क। आप सबको मिल्क बहुत अच्छा लगता है, परंतु क्या आप इसके स्वाद को बता सकते हैं? क्या ये मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन है? नहीं है ना, इसका अपना एक स्वाद है। टमाटर, ये भी खट्टा मीठा है। मशरूम, इसका एक अपना स्वाद है। पनीर, आलू, गाजर, इन सब के अपने स्वाद हैं। ये हमें जो पहले स्वाद बताए गए थे, मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा वाले स्वाद, इनके नहीं हैं, इनके अपने स्वाद हैं। एक और एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, सोया सॉस। देखिए, सोया सॉस का जो आप चाउमीन में यूज करते हैं, इसका भी अपना एक स्वाद है। ये खट्टा भी है, मीठा भी है और तीखा भी है नहीं? इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करेंगे। आपने मटन और चिकन का स्वाद जरूर लिया होगा। तो देखिए, पका हुआ मटन और पका हुआ चिकन, इसका भी एक अपना स्वाद है। तो जितने भी एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किए हैं, आपने देखा कि पहले पढ़े हुए चारों स्वादों से अलग इनका स्वाद है। इनका अपना एक स्वाद है। वो कभी खट्टा होता है, कभी मीठा लगता है, कभी थोड़ा हट के लगता है। तो इस तरह ये 5वें स्वाद को हम कहते हैं उमामी। तो आज आपने एक नए स्वाद के बारे में जानकारी प्राप्त की। आई होप आपको ये नई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, इसी तरह उमामी स्वाद वाले पेय पदार्थ या उमामी स्वाद वाले खाद्य पदार्थ, पीने की चीजें या खाने के जितनी भी वस्तु हैं, आप इनको नोट डाउन करेंगे और अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उमामी स्वाद को डिस्कस करेंगे। Is it okay? So now we are going to start page number 25, last paragraph. Chew it or chew it well. What is the difference? इसे चबाइए और इसे अच्छी तरह से चबाइए। क्या फर्क है? यहाँ पर किसे चबाने की बात हो रही है? Of course, यहाँ पर भोजन को चबाने की बात हो रही है। तो भोजन को बस हम चबाएं और इसे बहुत अच्छी तरह से चबाएं। इन दोनों शब्दों में क्या फर्क है, इसे अब हम देखते हैं। आइए, Let's try this together in class. इसको अपनी कक्षा में एक साथ प्रैक्टिस करें, कोशिश करें। Each of you take a piece of bread or रोटी or some cooked rice. आप हर कोई एक पीस रोटी का लें, ब्रेड का लें या थोड़े पके हुए चावल का लें। आइए अगले पेज की ओर चलते हैं। पेज नंबर 26। Put it in your mouth. Chew 3 to 4 times and swallow it. इसे अपने मुंह में रखिए, 3 से 4 बार इसे चबाइए और निगल लीजिए। Did the taste change as you chew it? क्या टेस्ट बदल जाता है जब आप इसे चबाते हैं?
Now take another piece or some rice and chew it 30 to 32 times. अब एक दूसरा पीस या कुछ राइस लीजिए और इसको 30 से 32 बार चबाइए. Was there any change in the taste after chewing so many times? क्या इसके टेस्ट में कोई चेंज होता है जब इसे हम कई बार चबा लेते हैं? अनुभव करें बच्चा, जब किसी भोजन को हम बहुत देर तक चबाते हैं तो क्या इसके टेस्ट में कोई परिवर्तन होता है? सही कहा आपने, देर तक चबाने से भोजन मीठा लगने लगता है. भोजन मीठा क्यों हो जाता होगा? तो अब हम इसे आगे समझने का प्रयास कर रहे हैं. ठीक है, डिस्कस. Has anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that the food digests properly? What do you think they say this? क्या किसी ने आपको घर में ऐसा कहा है कि आप खाना धीरे खाइए और इसे अच्छी तरह से चबाकर खाइए जिससे कि खाना अच्छी तरह से पच जाए? वो ऐसा क्यों कहते हैं? कभी आपने सोचा हमसे क्यों कहा जाता है कि भोजन को अच्छी तरह से चबाकर खाइए? तो चलिए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं और यहीं पर हमें पता चलेगा कि भोजन चबाने के बाद मीठा क्यों हो जाता है. ठीक है, चलिए हम बताते हैं. बच्चों, जब हम एक बड़ा पीस भोजन का लेते हैं और इसे अपने मुंह पर रखते हैं तो हमारे दांतों और जीभ से होकर ये हमारे पेट और आंतों तक पहुंच जाता है. ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना. तो क्या होता है, जब हम किसी भोजन को मुंह पर रखते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह में हमारे दांत इसे बारीक बारीक पीसने का काम शुरू कर देते हैं. ये पिसा हुआ भोजन हमारे पेट से होता हुआ हमारे आंतों पर जाता है और यहाँ पर भी इसको पीसने की प्रोसेस चलती रहती है. माने दांत भी भोजन को पीसते हैं, पेट में भी इसकी पिसाई होती है और इसके बाद आंतों में भी इसको पीसा जाता है. तो अगर हम भोजन को दांतों में ही अच्छी तरह से पीस लेंगे तो हमारे पेट को, आंतों को इसे पीसने का काम कम करना पड़ेगा ना, और हमारे पेट को कम मेहनत करनी पड़ेगी और इस तरह से हमारी आंतों की और पेट की मेहनत भी बचेगी. ठीक है, इसलिए भोजन को अच्छी तरह से चबा लेते हैं जिससे उसको पीसने का काम हमारे मुंह में ही बहुत अच्छी तरह से हो जाए. ओके, अब दूसरा कारण क्या है कि हमें क्यों भोजन को देर तक चबाना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि अगर हम दांत के बीच में भोजन को देर तक चबाएंगे तो भोजन हमारे मुंह में जो लार होती है उससे मिक्स हो जाएगा. और लार का क्या काम है? लार का काम है भोजन को मीठा बनाना. जब भोजन मीठा हो जाता है ना, ये हमारे मुंह में जो लार है, जो सलाइवा है, उसकी वजह से मीठा हो जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम धीरे धीरे भोजन को चबा चबा कर खाएंगे तो धीरे धीरे सारे भोजन में लार अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और धीरे धीरे हमें अपना खाना भोजन टेस्टी अनुभव होने लगेगा. और धीरे धीरे चबा चबा कर खाएंगे तो दांतों को चबाने की प्रोसेस से दांतों को पीसने की प्रोसेस स्मूथली होती चली जाएगी और हमारी आंतों को, पेट को इसको पीसने का काम कम करना पड़ेगा. ठीक हो गया. इसलिए कहा जाता है कि भोजन को चबा चबा कर और इसको स्लोली स्लोली आप खाइए. आगे बढ़ते हैं. Imagine you are eating something hard like a green guava. आप सोचिए, कल्पना करिए कि आप कुछ हार्ड जैसे कि ग्रीन गवावा खा रहे हैं, कोई हरा अमरूद खा रहे हैं. हरा अमरूद बहुत कठोर होता है ना, इसे चबा करके खाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है दांतों को, पर ये होता बहुत टेस्टी है नहीं? What kind of changes take place in it? इसमें किस प्रकार के changes दिखाई देते हैं? From the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it. अब ये गुआवा के पीस को आप काटने से लेकर और अपने मुंह पर रखने के बाद इसे जब निगल लेते हैं तब तक इसमें क्या क्या परिवर्तन होते होंगे? हमने गुआवा का पीस लिया, इसे मुंह पर रखा, मुंह पर रखने के बाद इसे चबाया और चबाने के बाद इसे हमने निगल लिया, तो इतनी देर में क्या क्या इसमें परिवर्तन आते होंगे?
देखिए अभी हमने समझा है ना कि जब हम गुआवा को मुंह पर रखेंगे तो सबसे पहले क्या काम होगा, दांत हमारे गुआवा के पीस को बारीकी से पीसने का काम शुरू कर देंगे, बारीकी से कर देंगे, ठीक है। और दूसरा, गुआवा के पीस में हम लार मिक्स हो जाएगी और लार के मिक्स होने से हमारा भोजन या जो गुआवा हम खा रहे हैं ये ज्यादा हमें मीठा अनुभव होगा, ठीक है। नाउ थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन अवर माउथ डू। अब आप सोचिए कि सलाइवा या लार हमारे मुंह में क्या काम करता है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं एक बार फिर से, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो लार हमारे भोजन से मिलकर क्या करता है, उससे मुलायम बना देता है और मीठा बना देता है, और जो सॉफ्ट अगर भोजन हो जाता है तो उसे निगलने में बहुत आसानी मिलती है, ठीक है। और देर से चबाने पर भोजन में लार मिल जाती है और उससे भोजन टेस्टी हो जाता है, मीठा हो जाता है, और ज्यादा उसका जो, और एक चीज आपको बताना चाहूंगी, जो भोजन को पचाने का काम है ना वो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है, क्योंकि लार उसे पचाने का काम भी शुरू कर देती है, ठीक है। तो इससे थोड़ा पाचन अगर भोजन का मुंह में ही हो जाएगा तो पेट को उसको पचाने में कम काम करना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों, जो दांत है वो हमारे कभी कभी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ जाते हैं ना, जब हमारा मुंह खुला रहता है तो बैक्टीरियाज हैं या कुछ अनवांटेड एजेंट्स हैं वो हमारे दांतों में लग जाते हैं, मुंह में लग जाते हैं। तो जो लार क्या करती है, दांतों को बैक्टीरिया से बचा देती है, ठीक है। अब देखिए कितने सारे यूजेस पता चल गए हैं। एक तो मुंह को सॉफ्ट बनाती है और भोजन को मीठा बनाती है, और एक और चीज, ये हमें बोलने में भी मदद करती है। लार हमें बोलने में कैसे मदद करती है, जरा सोचें तो इसके बारे में। सही, एक मुहावरा मैं आपको बताऊं कि गला सूख गया। जब हम लगातार बोलते हैं तो गला सूखने का माने बोला न जाना। अब बोला न जाने के कई सारे कारण होंगे, पर यहाँ पर हम कौन सा कारण ले रहे हैं कि बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि गले में गला सूख चुका है। गला कब सूखता है, जब उसमें लार कम हो जाती है, ठीक है। तो हम बोलने के लिए बार बार कभी कभी जब गला सूखने लगता है तो हम लार को निकालते हैं ऐसे, और वापस हमारा गला नम हो जाता है, तो और हम आसानी से बोल पाते हैं। तो लार हमें बोलने में भी सहयोग देती है। तो आपने देखा लार कितनी जरूरी है हमारे मुंह के लिए, और हमारे भोजन को पचाने के लिए लार बहुत ही जरूरी है, ठीक। तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के लिए। डाइजेशन हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार भोजन का पाचन होता है, इसके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारियां प्राप्त करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट next page number 27, and once again we will go through each and every line of this page and we'll try to understand what is written there, and हम एक एक चीज को अच्छी तरह से समझकर लिखने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 27, straight from the heart, सीधे हार्ट से, सीधे दिल से। अब हम दिल से क्या करने जा रहे हैं, इसे देखते हैं। Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? आप क्या सोचते हैं जब भोजन को आप अपने मुंह में रखते हैं और इसे निगलते हैं, इसके बाद ये कहाँ जा रहा होता होगा? कभी सोचा आपने बच्चों? जब हम भोजन को खाते हैं तो मुंह में और गले में हमें अनुभव होता है, भोजन की प्रेजेंस हमें फील होती है, लेकिन उसके बाद हमें भोजन की प्रेजेंस फील होनी बंद हो जाती है। ऐसे ही होता है ना। इन द पिक्चर गिवन हियर, यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है। ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी। आप भोजन का जो रास्ता है अपनी बॉडी में उसे बनाइए। कैसे करेंगे इसे, आप सोचिए जरा, आप इमेजिनेशन करिए एक, क्या कि भोजन हमारे मुंह में गया, मुंह से हमारे गले तक गया, गले के बाद ये हमारे पेट में गया, और आंतें होती हैं हमारे पेट में, दो छोटी आंत बड़ी आंत, वहां पर भोजन गया, और उसके बाद हमारे शरीर से भोजन बाहर निकल गया, है नहीं। तो इस प्रोसेस को आप जरा बनाइए, तो इमेजिनेशन से बनाइए। बना लेंगे आप सभी लोग? वेरी गुड। शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स, और जो पिक्चर आप बनाएंगे इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स? क्या आप सभी की पिक्चर एक सी है? बहुत ही सुंदर चित्र आपने बनाए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किए, है ना। एक बार मैं भी आपको ये पूरी प्रोसेस समझाना चाहूंगी, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को, पूरी प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पाचन क्या है, डाइजेशन क्या है। व्हाट इज डाइजेशन? ओके, तो
पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन छोटे छोटे पोषक तत्वों में टूट जाता है और ये पोषक तत्व शरीर में ब्लड के साथ, खून के साथ घुल जाते हैं और फिर हमारे शरीर के एक एक अंग तक, यहाँ तक कि छोटी से छोटी कोशिका तक भी पहुंच जाते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से हैं आप जानते हैं ना? ये हैं प्रोटीन, वसा जिसे फैट्स भी हम कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, मिनरल्स भी जिन्हें कहते हैं, विटामिन्स, वाटर एंड रफेज, जो रेशेदार भोजन होता है ना, रेशे जिसमें होते हैं उन्हें रफेज कहते हैं। तो ये सारे पोषक तत्व हमारे भोजन में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होती है, पाचन की जो क्रिया होती है, वो बहुत सारे अंग उसमें काम करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अंग मिलकर एक पूरा सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं तंत्र एंड द होल सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से अंग हैं और कैसे कैसे भोजन इन अंगों में जाता है, कैसे कैसे उसका डाइजेशन होता है और कैसे ये पोषक तत्व हमारे ब्लड में डिसॉल्व होकर, घुलकर हमारे एक एक अंग तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए जो पाचन तंत्र है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसे हम एक चित्र की सहायता से समझें। आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। आप ये देखिए, जब हम भोजन को मुंह में रखते हैं तो सबसे पहले कहाँ पर जाता है? ये दांतों के बीच में जाता है। ठीक है, दांत इस भोजन को चबाते हैं और इसी समय ये भोजन जीभ में जो सलाइवा है ना, उससे मिक्स होता है। और जैसे आपको पता है सलाइवा का क्या काम है? भोजन को मीठा बनाता है, पर इसके साथ ही साथ ये भोजन का पाचन भी शुरू कर देता है, माने भोजन को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना भी शुरू कर देता है। ठीक है, अब मुंह के बाद भोजन कहाँ जा रहा है? आप चित्र में देखिए, जा रहा है ईसोफेगस में। वन मोर थिंग, आप देखिए कि ईसोफेगस और टंग के बीच में देखेंगे ब्लू सा एक ऑर्गन है, पतला सा, आप फ्लैप सा देख रहे हैं यहाँ पर, पत्ती सी। तो ये जो पतली सी पत्ती है ना, इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। और इसका क्या काम है? आप देखिएगा कि यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि जो हमारी सांस की नली है और भोजन की नली एक ही है ना, तो जब हम खाना खाते हैं तो भोजन हमारी सांस की नली में भी जा सकता है। तो एपिग्लॉटिस का क्या काम है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये भोजन को सांस की नली में जाने से रोकता है। ओके, सो अब हम चलते हैं कि ईसोफेगस के बाद देखिए भोजन कहाँ चला गया है? ये हमारे स्टमक में चला गया है और स्टमक में भी इसका पाचन होता है। यहाँ पर भी भोजन लगातार टूटता जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। स्टमक के बाद भोजन कहाँ चला गया है? ये चला गया है इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसे छोटी आंत भी कहते हैं। और यहाँ पर भी इसका पाचन होता है बच्चों। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जा रहा है? कोलोन में, बड़ी आंत में चला जाता है। और लगातार आंतों में भी इसका पाचन की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है, इसके डाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है। और इस तरह से क्या होता है, जो जरूरी तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो तो भोजन में से निकल के हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और ब्लड में मिक्स होकर के हमारे ईच एंड एवरी ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो बेकार का जो पदार्थ बच जाता है ना, जो अनवांटेड पदार्थ है, जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए होता है, वो अनवांटेड पदार्थ रेक्टम के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल आता है। और किसके थ्रू बाहर आ रहा है? देखिए, वो रेक्टम में जमा हो जाता है और देन एनस के थ्रू हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार एक पूरी प्रोसेस वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, बड़े सिस्टम के साथ ये पाचन की प्रोसेस हमारे शरीर में चलती है। इसी प्रोसेस को आप देखिए, मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहूंगी। ये दूसरा चित्र आप देखिए, भोजन कहाँ पर गया है? आप देख रहे होंगे यहाँ पर मुंह लिखा है, इसे जिह्वा भी लिखा है, जिह्वा मीन्स टंग है। और इसके बाद भोजन कहाँ चला गया है? ग्रेसिका में चले गया है, जो हमारी एपिग्लॉटिस है यहाँ पर, इसके पास। ठीक है, और यहाँ पर ईसोफेगस में चला गया है। इसके बाद आमाशय में चला गया है। इसके बाद आप देखिए शुद्रांत माने क्या होती है? जो छोटी वाली आंत होती है उसे शुद्रांत कहते हैं। बृहदांत्र किसे कहते हैं? जो बड़ी आंत होती है। और इसके बाद जो अनवांटेड फूड है वो गुदा द्वार के द्वारा, एनस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर चला गया है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में भी आप देखिए कि कुछ ऑर्गन्स यहाँ पर भी हैं। ये क्या है? छोटे छोटे से पार्ट्स दिए हुए हैं। एक लीवर है, गॉल ब्लैडर है, डियोडिनम है,
पेनक्रियाज भी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, है ना। इसको अब हिंदी में देखें तो ये क्या है, पित्ताशय है और पित्त नली है, यकृत है, अग्नाशय है, आमाशय है। ये सब क्या है, ये सब भी हमारे पाचन तंत्र के जरूरी हिस्से हैं। ये भी किसी न किसी तरह से द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को हेल्प करते हैं। इनसे कुछ केमिकल्स निकलते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड्स निकलते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में सहयोग देते हैं। समझ में आई आपको सारी बात? तो इस तरह से हमने क्या देखा कि भोजन हमारे मुंह में जाने के बाद, हमारे स्वेलो होने के बाद कहाँ चला जाता है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड तंत्र में चला जाता है। पूरा सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है और धीरे धीरे भोजन पिसता चला जाता है, टूटता चला जाता है और आंतों में आकर भोजन में से जरूरी भोज्य पदार्थ, जो जरूरी पोषक तत्व हैं, वो निकलकर ब्लड में चले जाते हैं और जो अनवांटेड पदार्थ है, जो हमारी बॉडी को आवश्यक नहीं है, जिनकी आवश्यकता नहीं है, वो हमारे शरीर से बाहर निकल आते हैं। तो पूरी प्रोसेस को हमने क्या कहा, इस प्रोसेस को हमने बोला डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और ये जितने अंग मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को हमने क्या नाम दिया, दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। आई होप आपको ये लेसन यहाँ तक बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्कस, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? जब आप बहुत भूखे होते हैं तो आप कैसा अनुभव करते हैं, कैसा फील करते हैं? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? आप इसे कैसे बताना चाहोगे? जब आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है, कैसे बताएंगे, कैसा फील होता है? फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी जोकिंगली say, I'm so hungry, I could eat an elephant. मैं कभी-कभी हम मजाक में क्या कहते हैं कि मैं इतना भूखा हूँ या इतनी भूखी हूँ कि मैं एक एलिफेंट को खा सकती हूँ या एलिफेंट को खा सकता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि हाँ बहुत भूख लगी है तो हम कहते हैं मैं हाथी भी खा सकता हूँ। और एक चीज और कहते हैं, आपको याद है, हम कहते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, बड़ा भूख लग रहे हैं, हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो क्या सच में पेट में चूहे कूद सकते हैं या कोई एलिफेंट को खा सकता है? ये केवल कुछ वर्ड्स हैं डिस्क्राइब करने के लिए कि हमें बहुत भूख लग रही है। जब भूख लगती है तो आपको पता है पेट में गुड 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 होने लगती है, कुछ सेंसेशन सी होने लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ कट 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 कर हो रही है, कुछ हलचल सी होती है पेट में, सभी की होती है ना। और आपका सारा ध्यान कहाँ चला जाता है, खाने के ऊपर। कहीं से अच्छे खाने की खुशबू भी आती है तो ध्यान वहीं चला जाता है और कुछ अच्छे खाने को सोच के ही मुंह में पानी आने लगता है। ऐसे ही होता है ना आप सबको भी? यस, आगे देखते हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हैं? तो अभी हम बता ही रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जब हमारे पेट में हलचल होने लगती है और हमारा ध्यान भोजन की ओर जाने लगता है तो पेट में गटर गटर होने लगती है, गट 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 होने लगती है और हमें कमजोरी सी महसूस होने लगती है, मन नहीं लगता कहीं पर भी। तो हमें पता चल जाता है कि हम भूखे हैं और तभी हमारे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। Isn't it? आगे बढ़ते हैं। Think what would happen if you do not eat anything for 2 days? सोचिए क्या होगा अगर आप 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे। जरा सोचिए तो। बच्चों को तो बहुत भूख लगती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको खाना चाहिए, डिलीशियस फूड चाहिए, ऐसा ही होता है ना। लेकिन 2 दिन तक अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा तो आपको कैसा अनुभव होगा, कैसा फील होगा? यस, क्या होगा? आपको बहुत भूख लगेगी और कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद आपको कमजोरी से आने लगेगी, आपसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, आपको लगेगा कि बस बैठे रहें, कहीं मन नहीं लगेगा। और कुछ बच्चे बीमार भी हो सकते हैं अगर खाना नहीं खाएं तो। और 2 दिन तक खाना ना खाएं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है ना बच्चों, बीमार हो जाएंगे आप लोग। ओके, आगे बढ़े। Would you be able to manage without drinking water for 2 days? क्या आप बिना पीने वाले पानी के 2 दिन तक मैनेज कर सकते हो? इसका मतलब क्या आप बिना पानी पिए हुए 2 दिन तक मैनेज कर सकते हो, 2 दिन तक रह सकते हो? बताइए तो जरा। नहीं ना? यस। Where do you think the water we drink goes? आप क्या सोचते हैं जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ चला जाता है? कभी सोचा आपने इसके बारे में? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि पानी का हमारी बॉडी में क्या यूज है और अगर हम 2 दिन तक पानी नहीं मिलेगा तो हमें कैसा अनुभव होगा।
और थोड़ा सा हम ये भी सोचेंगे कि जो हम पानी पीते हैं वो आफ्टर ऑल हमारी बॉडी से कहाँ चला जाता है, वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है या हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। चलिए इसे डिस्कस करें। अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, आपको पता है ना बच्चों, पानी कितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। अगर हमारे बॉडी में 1% पानी कम हो जाएगा तो 1% पानी की कमी से ही किसी को प्यास लगनी शुरू हो जाती है। ओके, और 5% अगर पानी कम हो जाता है तो इस कंडीशन में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। 10% पानी अगर बॉडी में कम हो जाए तो बेहोशी आने लगेगी। और 20% अगर पानी कम हो गया बॉडी में तो इट कैन इवन कॉज डेथ, इससे डेथ भी हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं पानी कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, है नहीं। इसके अलावा आपको पता है अच्छी तरह से कि हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी ही है और पानी इतना जरूरी पोषक पदार्थ है हमारे लिए क्योंकि ये हमें एनर्जी भी देता है। वी गेट एनर्जी ऑल्सो फ्रॉम वाटर, यू नो। और हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं ना, उनको पानी पसीने के रूप में, मल मूत्र के रूप में और सांस के द्वारा उसे बाहर निकाल देता है। तो हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट भी करता है वाटर। हमारे शरीर को पानी बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है क्योंकि सारे विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं ना शरीर से। अब देखिएगा, इसके अलावा जो पानी है वो बहुत सारे अंगों को अच्छी तरह से काम करने में हेल्प करता है। बहुत सारे जो क्रियाएं हो रही हैं, बहुत सारे जो सिस्टम वर्क करते हैं हमारी बॉडी में, उनको भी हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम है नहीं, जिसे कि पाचन तंत्र कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो इन सारे इसके अलावा भी बहुत सारे जो हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं उनकी भी हेल्प वाटर करता है। और एक चीज़ और भी है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। तो हम समझ सकते हैं ना वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि अगर हम 2 दिन तक पानी ना पिए तो कैसे रह पाएंगे। तो पानी बहुत ज़रूरी है ना हमारे लिए। बच्चों आप देखिए ना, एक चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब भूख लगती है तो हमको कैसा कैसा अनुभव होता है। यहाँ पर देखिए गर्ल है और ये कह रही है When I'm hungry, my head aches। जब मैं भूखी होती हूँ तो मेरा सिर दर्द होता है। और एक छोटा सा बच्चा है, ये क्या कह रहा है I get angry easily when I'm hungry। अरे इन्हें तो जब ये भूखे होते हैं तो इन्हें गुस्सा आने लगता है। ये कह रहे हैं मुझे गुस्सा आता है जब मैं भूखा होता हूँ। और यहाँ पे छोटा सा बच्चा बैठा है, आप जरा देखिए तो ब्लू शर्ट में, ये क्या कह रहा है When I'm hungry, I feel tired। ये कह रहे हैं मुझे बहुत थकावट होती है जब मैं भूखा होता हूँ। और यहाँ पर देखिए एक गर्ल है, इनके पास एक छोटा सा बेबी है When my sister is hungry, she cries। अरे ये कह रही है कि जब इनके सिस्टर को भूख लगती है, छोटी सी सिस्टर होगी ना इनके गोद में, तो कहती है जब इन्हें भूख लगती है तो रोने लगती है। और देखो यहाँ पर एक हमारा डॉगी भी है। डॉगी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं I cry too when I'm hungry। मैं भी रोता हूँ जब मुझे भूख लगती है। देखा आपने, जब भूख लगती है तो हमें कैसा कैसा अनुभव होता है। आई होप आप भी याद कर रहे हैं, आपको जब भूख लगती है तो आप क्या क्या करते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप सभी लोग जब आपको भूख लगती है तो आपको कैसा अनुभव होता है, इसके बारे में अपने अपने विचारों को शेयर करेंगे, उन्हें लिखेंगे और हम सबसे शेयर करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार बच्चों आज फिर से हमने बहुत सारी नई जानकारियां प्राप्त की हैं। आज हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं ना, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप पाचन तंत्र का चित्र बार बार बनाने का प्रयास करें। पाठ में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर अपने नोटबुक में भी लिखें। और एक बार फिर से हम मिलते हैं बहुत जल्दी बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, पढ़ते लिखते रहें और हाँ, खेलते कूदते भी रहें। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए खुश रहें।